नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विथ राकेश में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है जलवायु यानी क्लाइमेट। यह हमारा पार्ट 2 होगा, भाग 2 होगा। इसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे इसका इंट्रो पार्ट। आज हम लोग देखेंगे जलवायु से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर से। अगर आप जैक से संबंधित है, हिंदी मीडियम से रिलेटेड हैं और क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 कंप्लीट किया, आज पार्ट 2 देखेंगे, फिर पार्ट 3। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा। हर क्वेरी को कंप्लीट करेंगे, हर वर्ड को समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही डिटेल से यहाँ समझेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इससे पहले सारे वीडियो आप नहीं देखे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो ज़रूर देखें। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ। आज हम लोग का चैप्टर 4 का क्लाइमेट यानी जलवायु चैप्टर का पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 देखने से पहले आज हम लोग पार्ट 1 का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो हम लोग पढ़े हैं वो समराइज या रिमेंबर किया जा सके, कुछ याद किया जा सके। तो चलिए, यहाँ पे जलवायु दिया गया। आपको थोड़ा सा इंट्रो बता देते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। देखिए, दो जो टर्म बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक जलवायु, इसे ही बोलते हैं क्लाइमेट, और एक वर्ड होता है, आप इसे क्लाइमेट बोल सकते हैं, एक वर्ड होता है मौसम। तो मौसम को वेदर बोलते हैं। तो क्लाइमेट यानी जलवायु जो है वो लंबे समय तक किसी क्षेत्र को दर्शाता है। यानी जलवायु लगभग 30 साल या 30 साल से अधिक जलवायु को दिखाता है। वहाँ पे मौसम जो चेंज नहीं होगा, जबकि मौसम जो है दिन प्रतिदिन चेंज होता है, वो हर समय बदलती रहती है, उसे ही मौसम कहते हैं। तो मौसम जो है सर शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन जलवायु जो है सर लॉन्ग टर्म के लिए है, लगभग 30 साल से अधिक के लिए। तो इस बुक में दे रखा था, और इस बुक को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से। ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये होना चाहिए, तो आगे के टॉपिक जो है अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए, ये बता रखा था कि पिछले 2 अध्यायों में हम लोग पढ़े थे स्थलाकृतियों और अफवाह के बारे में। अफवाह मतलब ड्रेनेज नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और स्थलकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, वो तीसरा हमारा यही है, जलवायु है, यानी परिवर्तन है, वायुमंडलीय अवस्था है। इसे ही बोलते हैं वायुमंडलीय अवस्था। अवस्था का मतलब होता है वायुमंडलीय, का मतलब एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं। तो अगर आप किसी क्षेत्र के, किसी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र, छोटे क्षेत्र को या पूरे अर्थ को समझना है, तो आपको 3 प्राकृतिक पर्यावरण को समझने की ज़रूरत है। वो 3 तत्व कौन से हैं? तो उस क्षेत्र की स्थलाकृतियाँ को समझिए, उसके बाद अफवाह को समझिए, और वायुमंडलीय अवस्था को समझिए। तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की अगर समझना है प्राकृतिक पर्यावरण को, नेचुरल इन्वायरमेंट को, तो उसके 3 मूल तत्व होते हैं। तो 3 में से एक हमारा स्थलकृति है, दूसरा अफवाह है, तीसरा वायुमंडल अवस्था है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे आज जो है तीसरा स्टडी कर रहे हैं, वायुमंडलीय अवस्था। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है जलवायु। तो जलवायु के बारे में आपको हम बता देते हैं कि जलवायु जो है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है जलवायु के बारे में कि एक विशाल क्षेत्र में, विशाल क्षेत्र या तो एक महाद्वीप हो सकता है, देश हो सकता है, राज्य हो सकता है। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग टाइम तक, 30 वर्ष या इससे अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। यानी टोटल जो अवस्था है, फेजेज है, और टोटल जो विविधता है, उसमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार है, वैरायटी है, उसके योग को ही जलवायु कहते हैं। तो सिंपल आप टर्म याद रखें कि मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन, समय बाय समय बदलता रहता है, चेंज होता है, लेकिन जो जलवायु है वो चेंज नहीं होता है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि तक जो चलता आ रहा है मौसम अवस्था, विविधता को ही जलवायु कहते हैं। मौसम के बारे में दिया गया कि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को बताता है। तो मौसम क्या है? मौसम के बारे में इतना याद रखें कि अगर अभी टेम्परेचर है, धूप है, तो कुछ समय के बाद विंडी रेनी सीजन हो सकता है। तो ये चेंज हो रहा है लगातार, दिन पर दिन, घंटे घंटे, उसे मौसम कहते हैं। जलवायु ऐसा नहीं है, लगातार ये 30 साल तक एक ही जैसा रहता है। फिर बताया गया है कि एक क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था को बताता है मौसम। और मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? तो तत्व मतलब एलिमेंट होते हैं। एक कौन कौन सा एलिमेंट है जिससे हम जान सकते हैं मौसम और जलवायु का? तो वो तापमान है, टेम्परेचर है, वायुमंडलीय दाब है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पवन है, विंड है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी है, और वर्षा, वर्षा एक ही होते हैं। तो इतने सारे आर्द्रता और वर्षा एक ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये तत्व हैं वायुमंडल, ये जलवायु के और मौसम के। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दिया गया था कि
मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। तो देखिए मौसम का डिफिनेशन दे रखा है कि मौसम आप किसे कहेंगे, तो मौसम जो है एक दिन में एक क्षेत्र में कई बार बदलते हैं। तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा इसके बारे में, या फिर आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए होंगे। फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों और वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार और शांत। ये बोल रहा है कि मौसम दिन पर दिन, समय ब समय, घंटे दर घंटे बदलती है, लेकिन कभी कभी एक सप्ताह लगातार गर्मी तो गर्मी, एक सप्ताह लगातार तो बारिश हो सकता है। इसी तरह से महीनों में भी हो सकता है, वायुमंडलीय अवस्था में भी हो सकता है। यही बता रहा है कि दिन अगर गर्म है तो पूरा का पूरा दिन गर्म रह गया, अगर दिन ठंडा है तो पूरा का पूरा ठंडा, हवादार दिन है तो पूरा का पूरा हवादार, विंडी है, शांत है तो शांत। तो इस प्रकार से मौसम थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, इस तरह से बताया गया। तो मौसम और यानी कि क्लाइमेट, जिसे हम जलवायु बोलते हैं, तो क्लाइमेट और वेदर में आपको डिफरेंस आना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि आर्द्र शुष्क हो सकते हैं, आसमान बादलों में घिरा या साफ, या आर्द्र शुष्क हो सकते हैं। आर्द्र शुष्क, शुष्क या आर्द्र शुष्क मतलब कि देखिए थोड़ा सा नमी वाला हो सकता है, टेम्परेचर वाला शुष्क मतलब गर्मी के जैसा हो सकता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा को ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। आप सिंपल आधार रखिए कि महीनों को वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर हम 3 पार्ट में, यानी कि चरचर, 1 ईयर में 12 मंथ होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी चरचर। तो आप ऐसे जान सकते हैं कि 4 ईयर हमारा रहता है जो है वो वर्षा यानी ग्रीष्म ऋतु रहता है। फिर 4 ईयर हमारा शीत ऋतु रहता है, यानी ग्रीष्म और शीत, उसके बाद वर्षा ऋतु रहता है। तो इस प्रकार से इसको 4 पार्ट में 3 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, तो दुनिया के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत की जलवायु कैसी है इसको हम लोग जानेंगे और रिवाइज करेंगे। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज किए तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया कि जलवायु मौसम कहते हैं। देखिए मानसून के बारे में दिया गया। मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी कि ओरिजिन जो हुआ है मानसून शब्द का, वो अरबी शब्द है मौसिम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। तो मानसून शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वो अरबी शब्द से हुआ है। वह कौन शब्द है, तो मौसिम है। ये अरबी शब्द था मौसिम, और इसी से इसका उत्पन्न हुआ है मानसून का। और मौसिम का शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। बहुत अच्छा दे रखा है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। तो मानसून क्या है, मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, वायु का दिशा मतलब एयर जिस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, विंड, हवा, उसी के ऋतु में के अनुसार परिवर्तन को दिखाता है। तो भारत की यहाँ पे एक और हम लोग जानेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसे अंडरलाइन कर ले या मार्क कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये न्यू एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जेसीईआरटी भी फॉलो करता है, बहुत अच्छा है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी में पाई जाती है। तो देखिए भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, और एशिया में इसी प्रकार की जलवायु पाया जाता है। जलवायु कहाँ पाई जाती है मानसूनी जलवायु, तो ये जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप लगभग एक रूपता होते हैं। तो ये एक जैसा है वो बताया जा रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा भिन्नता पाई जाती है। फिर बताया जा रहा है कि हमें 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षा को लेकर देख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक और एक मौसम से दूसरे मौसम में किस प्रकार भिन्नता है। तो ये इस प्रकार से हम लोग देखे हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि राजस्थान के मरुस्थल को थार मरुस्थल, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ये जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है राजस्थान का, यह कुछ स्थानों पर इसका तापमान कब कितना हो जाता है, लगभग 50 डिग्री तक, सेल्सियस डिग्री तक पहुँच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पहलगाम में हाल ही में अटैक हुआ था, टेररिस्ट के द्वारा किया गया था सिविलियन के ऊपर। तो हम लोग ये एक चीज़ देखें कि राजस्थान के मरुस्थल में तापमान 50 डिग्री है, वहीं जम्मू कश्मीर का तापमान 20 डिग्री है। तो ये हम ये समझ रहे हैं कि भारत में ही जलवायु देखें तो अलग रीजन में, अलग क्षेत्रों में, अलग जगहों में अलग अलग है। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि सर्दी के रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान, देखिए सर्दी के रात में जम्मू कश्मीर के जो द्रास है, घाटियाँ हैं, वहाँ -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। फिर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्या आप जानते हैं, डिड यू नो, कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक
अंतर होता है। जैसे में आप मरुस्थल राजस्थान वाले क्षेत्र में जाएंगे तो दिन को बहुत ज़्यादा गर्म मिलेगा, ठंड को बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगा। इसी प्रकार से बोल रहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, रीजन्स, एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रात और दिन के तापमान में वहाँ बहुत ही डिफरेंस है, बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे में थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री तक पहुँच सकता है, जबकि उसी रात को नीचे गिर के 15 डिग्री तक पहुँच सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस है। दिन में जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं रात में हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। एक ही रात दिन का बात किया जा रहा है, तो ये बहुत अंतर है। तो कुछ क्षेत्र में रात और दिन में तापमान में बहुत अंतर होता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। तो देखिए केरल और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी, अरेबियन बंगाल की खाड़ी में, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार जो है एक आइलैंड है, इंडिया का द्वीप समूह है। इसका कैपिटल श्रीविजयपुरम होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये भारत का एक यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, ये आप याद रखें। इसी प्रकार से दिया गया है केरल। केरल जो है एक स्टेट है जिसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम होता है। ये साउथ इंडिया का स्टेट है। इस प्रकार से बता रहा है कि यहाँ दिन और रात का टेम्परेचर समान होता है। तो ये चीज़ हम लोग देखें जो कि बहुत ही अच्छा दे रखा है। ये चीज़ हम लोग देखें, ये जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग अगर इसमें कुछ और रिवाइज करें तो हम लोग और इसमें जान पाएंगे और देख पाएंगे। अब वर्षा के बारे में जानते हैं। भारत के जलवायु में अगर हम लोग देखें तो वार्षिक वर्षण जो है विभिन्नता पाई जाती है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम हो सकती है। यानी कि सिंपल भाषा में इसको आप समझिए कि जो वार्षिक वर्षण है यानी एवरेज जो रेनफॉल है, मेघालय में 400 सेंटीमीटर बारिश होता है, यानी बहुत ज़्यादा। सबसे अधिक बताया जा रहा है कि मेघालय में होता है। भारत में सबसे अधिक मानसीराम या मानसीराम एक स्थान है मेघालय में, जहाँ सबसे अधिक बारिश होता है। हमेशा बारिश होता रहता है, तो लोग कहीं भी जाते हैं तो अम्ब्रेला या छाता लेके जाते हैं। वही बताया जा रहा है कि लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में मात्र 10 सेंटीमीटर बारिश होता है। तो कितना विभिन्नता है, कितना अलग अलग बता रहा है कि वार्षिक वर्षण में यानी एवरेज रेनफॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अंतर है। किसी रीजन में बहुत बारिश हो रहा है भारत में, तो किसी रीजन में बहुत कम हो रही है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, यानी कि पूरे के पूरे भारत में जो मैक्सिमम बारिश होता है वो जून से सितंबर। तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, ये सितंबर खत्म ही मानसून लौट चला जाएगा, ये आखिरी है। इसके बाद बारिश थोड़ा सा रहेगा, मतलब ठहर जाएगा, बारिश नहीं होगा। लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा जो अक्टूबर नवंबर में होती है। तो देखिए तमिलनाडु वाला तट जो है, तमिलनाडु वाला तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट पर जो बारिश है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। ये आपको लौटते बारिश, जब मानसून लौटता है तो बारिश होता है। तो मानसून सितंबर अक्टूबर में लौटता है, तो इसी समय यहाँ पे बारिश होता है। तो ये चीज़ हम लोग देख रखे थे, जो कि बहुत ही अच्छा दे रखा है। फिर इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये हम लोग क्वेरी कंप्लीट कर चुके थे। आज का हम लोग का टॉपिक ये है, वो थोड़ा सा 10 मिनट हम जो टाइम लिए वो रिवीजन के लिए। आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। जो लोग नहीं देखे उसके लिए तो हेल्पफुल होगा, जो लोग देखें उसके लिए रिवीजन होगा और बहुत अच्छा। देखिए आज का टॉपिक है जलवायु नियंत्रण। नियंत्रण को बोलते हैं इंग्लिश में कंट्रोल, और जलवायु का मतलब क्लाइमेटिक, यानी क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्लाइमेट को कौन कंट्रोल करने वाला है, किसके पास रिमोट की है, ये चाबी है। तो यही हम इसको टॉपिक का नाम दे सकते हैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल, यानी क्लाइमेट, जलवायु को नियंत्रण करने वाला कौन है। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। सिर्फ आपके मार्क्स ही नहीं इंक्रीज होंगे, आपका नॉलेज भी जो है, ज्ञान है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। आप वीडियो को देखें, आप इस तरह से कहीं नहीं पढ़ पाएंगे जहाँ जिस प्रकार से यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको लग रहा है स्लो है तो आप स्पीड करके भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन वीडियो आप जरूर देखें। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण, यानी कि भारत के जो जलवायु है उसको नियंत्रण करने वाले कितने कारक हैं, तो 6 है। कारक का मतलब फैक्टर, वह कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जलवायु को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो भारत के अगर देखेंगे, या फिर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, किसी भी देश को देखेंगे, या फिर यहाँ तक कि एशिया महाद्वीप को, पूरे भारत, पूरे दुनिया को देख सकते हैं, तो जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक प्रमुख 6 होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक 6 हैं। एक अक्षांश है, तुगदा है, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं ऊंचाई, वायु दाब है, पवन तंत्र है, और समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, और ऊंचावच ये लक्षण। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से समझाया गया और बताया गया है, ताकि 9th क्लास के बच्चों को ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सके। ये देखिए, अगर ये आप पढ़ेंगे, जो 9th में नहीं पढ़ रहे हैं, उस कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आईएएस जैसे एग्जामों में क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा से बुक ने कंपाइल करके दे रखा है, और एनसीईआरटी सरकारी बुक है, तो लोग ज़्यादा
इस पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो अक्षांश क्या होता है, आप ग्लोब पर देखे होंगे, मान लीजिए कि ग्लोब है, ग्लोब को बोलते हैं ये पृथ्वी है। अब इसमें इस प्रकार से लाइन खींची हुई देखे होंगे, इमेजिनरी लाइन है यानी काल्पनिक रेखा है। तो ये जो रेखा ऊपर से नीचे आ रहा है यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, इसे नॉर्थ टू साउथ बोलेंगे। तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। जबकि ग्लोब में एक रेखा जाती है पश्चिम से पूरब, इस प्रकार से रेखा जो जाती है इसे ही बोलते हैं अक्षांश। यानी कि इस रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं, इस रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। जबकि इस रेखा को जो ऊपर से नीचे आती है नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये बता रहा है कि अक्षांश जो है जलवायु को नियंत्रण करता है। ऊंचाई, मान लीजिए कि आप इंडिया को देखेंगे तो देखिए इधर सी है, लेकिन आप इधर जाएंगे झारखंड, इधर यूपी, तो देखिए इधर समुद्र से इसका ऊंचाई अधिक है। तो यहाँ के जलवायु को ये नियंत्रण कर रहा है कि यहाँ का जलवायु अलग होगा, यहाँ के जलवायु अलग होगा, क्योंकि ये समुद्र से बहुत नज़दीक है, ये समुद्र से थोड़ा सा इसका दूरी है। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि कितना ऊंचाई पे वो क्षेत्र है वो भी जलवायु को नियंत्रित करता है। वायुदाब, वायुदाब का मतलब होता है, इसे हम एयर प्रेशर बोलते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। पवन, विंड जो है से नियंत्रण करता है। इसी प्रकार से समुद्र से दूरी, कि समुद्र की दूरी कितना है, इसी प्रकार से महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। तो इस प्रकार से 6 है, इसको हम याद रखेंगे, हाईलाइटेड बुक करके दे रखा है। नेक्स्ट है पृथ्वी की गोलाई के कारण, पृथ्वी का गोलाई, पृथ्वी एक जियोड स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल शेप का है, ये पूरा सर्कल नहीं है, जियोड है, गोलाई है, स्फेरिकल है। इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। यानी कि बोल रहा है पृथ्वी का जो गोलाई है इसके अनुसार यहाँ जो ऊर्जा, सौर्य का जो ऊर्जा मिलता है यानी सूर्य का ऊर्जा मिलता है इसे, वो अलग अलग है। बोल रहा है इनकी मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। यानी कि ये वाला जो लाइन है इसके अनुसार अलग अलग है। आप सूर्य को ऊर्जा देखेंगे तो सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलता है यहाँ वाला रीजन में अधिक मिलता है जो हम कर रहे हैं, यानी कि जबकि यहाँ वाला रीजन में बहुत कम और ये वाला रीजन में बहुत कम। ये बीच वाला में ग्लोब के एकदम बीचों बीच आप सिंपली ये याद रख सकते हैं कि मकर, कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा का ज़्यादा गर्मी, उष्मा और सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यही बता रखा है कि सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त के ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। तो इसको हम समझा देते हैं। मान लीजिए ग्लोब है, पृथ्वी है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो इस प्रकार से इसको अक्षांश बनाइए। अक्षांश को बोलते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड, क्योंकि देखिए लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। जब लॉन्गिट्यूड तो लंबा बोलेगा तो ये वाला आप लाइन को बोल सकते हैं ये देशांतर। तो ये वाला रेखा है, तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला जो है यहाँ पे मान लीजिए हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये वाला इक्वेटर था। ये वाला हमारा मकर रेखा है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और ये वाला कर्क रेखा। ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, गर्मी रहता है, यहाँ बहुत एडवांटेज भी है। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर घटता चला जाएगा। बस बुक ने यही लिख रखा है कि जैसे पर इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर हम बढ़ते हैं तो तापमान घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट में बता रखा है और दूसरा पॉइंट को समझा रहा है, यानी दूसरे फैक्टर कारक को समझा रहा है। पहला तो अक्षांश था, दूसरा ऊंचाई बता रखा था। तो ऊंचाई का दूसरा नाम क्या है, तो आप याद रखें, ऊंचाई का नाम है तुकता। ये वाला आप जरूर याद रखें। तो दूसरा में बता रहा है कि ये किस प्रकार से निर्भर करता है इस पे जलवायु। तो देखिए जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ऐसे इसको समझिए, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का ये सतह है, सरफेस है। यहाँ से जैसे लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तो वायुमंडलीय की सघनता कम हो जाती है, यानी जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेरिक का डेंसिटी है वो कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक डेंसिटी कम होगा, सघनता जो है यानी जो संघन है वो कम होगा। तो ये सिंपल बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाएगा, हाइट की ओर जाएगा, तो वायुमंडल की जो सघनता है वो कम हो जाएगी। वायुमंडल का मतलब एटमॉस्फेयर और सघनता मतलब डेंसिटी, घनत्व, वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा तथा तापमान घट जाता है। तो इसलिए जब कोई ये पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड, टेम्परेचर कम होने की वजह से जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। इसलिए जब कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करता है तो वो बहुत ज़्यादा विंटर क्लोथ वियर करता है। जैसे में आप देख पा रहे होंगे रसिया साइड जाएंगे तो वहाँ पे लोग
बहुत ज़्यादा कपड़ा पहन रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, एकदम नॉर्थ साइड है, यानी उत्तरी गोलार्ध में हम बोल सकते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं, वो सबको आप देख सकते हो बर्फ से ढका हुआ है। तो क्यों? इसका रीज़न ये तापमान घट रहा है और वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम है और वहाँ ऑक्सीजन भी कम है। तो ये चीज़ हम समझ गए हैं कि तापमान घटता है जैसे जैसे हम ऊंचाई ये पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं। ये बोल रहे हैं इसलिए पहाड़ियों में गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। तो आप जाएंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो आपको गर्मी थोड़ा सा कम लगेगा, राहत मिलेगा। इसका रीज़न यही है। जैसे में रसिया वगैरह को आप देख सकते हैं, रसिया एक देश है जिसका कैपिटल होता है मॉस्को और दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया में। किसी भी क्षेत्र की वायु दाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बता रहा है हमारा ये चौथा कारक है और पांचवा कारक है, यानी तीसरा और चौथा कारक है। चौथा ये दोनों जो कारक है ये जलवायु को नियंत्रण कर रहा है, दैट मीन्स कंट्रोल कर रहा है किसके? क्लाइमेट को। तो यहाँ पे ये हम समझे कि किसी भी क्षेत्र का जो वायु दाब है, वायु दाब मतलब प्रेशर होता है, वायु मतलब एयर प्रेशर आप बोल सकते हैं, और पवन तंत्र यानी कि पवन का मतलब होता है विंड और तंत्र मतलब सिस्टम, विंड सिस्टम उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है कि कौन सा क्षेत्र कितने ऊंचाई पे है और उसका अक्षांश क्या है कि कौन सा अक्षांश पे। आप ग्लोब को देखेंगे तो हो सकता है कि वो कोई क्षेत्र इस अक्षांश पे हो, कोई क्षेत्र इस अक्षांश, यहाँ पे बहुत सारे अक्षांश ऐसे ऐसे गए हैं, यानी कि लैटिट्यूड है। तो ये बता रखा है। फिर बोल रहा है इसी प्रकार यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। तो वायु दाब और पवन तंत्र है उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जो तापमान है और वर्षा है, तो तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वह प्रभाव कम होता है। तो यहाँ पे एक देखें कि समुद्र से दूरी बढ़ते बढ़ते उसका प्रभाव कम होता है। हम आपको बताए हैं कि मान लीजिए ये समुद्र है, ये साइड, यहाँ पे इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो इसका थोड़ा सा समुद्र की जलवायु पर जो समकारी प्रभाव पड़ता है, इसलिए बताया कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगा इसका प्रभाव कम हो जाएगा तापमान का और वर्षा का। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो समुद्र के नज़दीक होगा, यानी केरल वगैरह में अधिक ज़्यादा बारिश होता होगा जैसे जैसे वर्षा इधर कम होने लगता है। इसलिए राजस्थान साइड वर्षा कम होता है समुद्र से दूरी के कारण। तो ये चीज़ इसमें बता रखा है। और इसमें क्या दे रखा है, 2-3 फैक्ट और है, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। तो विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आप समझिए कि महाद्वीपीय अवस्था क्या है, इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दियों में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। अब महासागरीय धाराएं, तो महासागरीय धाराएं का मतलब क्या होता है, तो समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं कुछ नहीं है, महासागरीय का मतलब ओशियन होता है, धाराएं मतलब करंट, ये से ओशियानिक करंट बोलते हैं या ओशियन करंट बोलते हैं। तो महासागर का मतलब दुनिया में कितने महासागर हैं, आप याद रखें 5 ओशियन है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर जिसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं, और आर्टिक ओशियन सबसे छोटा है, 5वां नंबर का है। तो महासागरीय धाराएं जिसे हम बोलते हैं ओशियानिक या ओशियन करंट, ये समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवा के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है ये। तो इसलिए बताया था कि जलवायु को प्रभावित या कंट्रोल करने वाले कारकों में से महासागरीय धाराएं भी है। महासागरीय धाराएं क्या है, तो समुद्र की तट की ओर चलने वाली धारा हवा है। फिर बताया रहा उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है वहाँ की वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो। तो ये बता रखा है कि कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म और ठंडा हो जाएगा। तो कितने अच्छे से पॉइंट्स को समझा रखा है, आपको ये समझना है। बहुत अच्छे से दिया गया है कि मान लीजिए आप ऐसे देखिए, ये मान लीजिए हम इंडिया को बनाएं, तो ये बता रहा है कि कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं बहती है, तो मान लीजिए ये तटीय क्षेत्र है, ये वाला, आप केरल तमिलनाडु वाला ले सकते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे गर्म हवा चल रही है और ठंडा हवा चल रही है। इधर वाला आप मान लीजिए गर्म है और इधर वाला ठंडी है हमारा। तो ये क्या रहा है कि वायु का दिशा समुद्र से तट की ओर। तो वायु का जो दिशा है, वायु का मतलब हवा जो है से समुद्र से ही तट की ओर जा रहा है और इधर से भी समुद्र से तट की ओर जा रहा है। तब क्या होगा,
गर्म वाला गर्म कर देगा, ये तट को पूरा का पूरा गर्म कर देगा, ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो बता रहा है वह तट गर्म और ठंडा हो जाएगा, यानी ठंडा हवा चला तो ये तट पूरा ठंडा हो जाएगा, और इधर गर्म हवा चला तो ये तट, तो इस प्रकार से समझिए कि गर्म और ठंडी धाराएं बहती है, और ये वायु की दिशा से समुद्र से तट की ओर जाती है, तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ये इस बुक में बता रखा है, बहुत अच्छा दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है। तो ये हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको हम लोग जानेंगे, और यहाँ पे दिया गया है। तो विश्व के अधिकतर मरुस्थल जो है वो कहाँ पे है, तो उपोष्ण कटिबंधीय भागों में है, जो कि में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। जितने भी महाद्वीप देखेंगे उसके पश्चिम, जैसे हम एशिया महाद्वीप को देखिए तो इंडिया के पश्चिम यानी पाकिस्तान, ये पश्चिम साइड भी है एशिया का, तो पश्चिमी महाद्वीपों पर क्यों है ये बताया गया है, और ये उपोष्ण कटिबंधीय भागों में है। तो याद रखिए कि विश्व का अधिकतर मरुस्थल कहाँ पे होते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय भागों में होते हैं, और किसी भी महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब कॉन्टिनेंट, वो पश्चिमी किनारों पर होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं ये पूछ रखा, तो यहाँ पे इसका बताया गया है कि अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका आंसर यहाँ नहीं दिया है, लेकिन इसको हम लोग चलिए जानते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि विश्व का जो अधिकतर मरुस्थल है वो उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो चलने वाली व्यापारिक हवाएं, जो हवा चलती है वो पूर्वी किनारों से होते हुए आती है पश्चिम की ओर। तो जैसे जैसे पश्चिम की ओर आती है तो वो नमी हो जाती है, मतलब कि वो नमी जो है सब कम हो जाती है और ये गर्म की ओर बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि नमी को खो देती है और पश्चिमी तट तक पहुँचते पहुँचते वो शुष्क हो जाते हैं, यानी गर्म हो जाते हैं। तो एक चीज़ ये आप समझ गए कि अगर मान लीजिए इंडिया का ही बनाएंगे तो इधर से जो हवा चल रहा है वो धीरे धीरे राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते ये नमी अपना खो देगा और ये हवा गर्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर। तो ये दे रखा था। इस पॉइंट में बताया गया था कि किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हमारा छठा था। टोटल कितने फैक्टर थे, कारक थे जो जलवायु को नियंत्रित या कंट्रोल कर रहा है क्लाइमेट को, तो 6 थे, और छठा हमारा उच्चावच है। तो किसी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। तो बता रहा है जो ऊंचे पर्वत होते हैं वो ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। तो पर्वत क्या करता है, ठंडे हवा को रोक देती है, गर्म वायु को रोक देती है। ऐसे मान लीजिए इंडिया है तो आप देखेंगे यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी है, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी, तो इधर से जब मानसून एंटर करता है तो यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश नहीं होता है क्योंकि ये पहाड़ियों से टकरा जाती है और वापस लौट जाती है, तो इधर से ये चला जाता है इस साइड से। तो यहाँ तो बारिश नहीं हुआ जो तमिलनाडु, जब ये लौटती है तब ये तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर में बारिश होता है। तो पहाड़ी क्या करता है, यह पर्वत ठंडी और गर्म हवाओं को अवरोधित करते हैं, मतलब रोक देते हैं, उसे पास होने नहीं जाने देते। इसलिए कभी भी देखिएगा मानसून जो है वो हिमालय को पार नहीं कर पाता है यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली वायु को रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। तो हम लोग एक चीज़ भी देखें कि एक चीज़ आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ ये पर्वत है तो इधर से जो अगर बारिश, इधर से हवा जा रही है तो हवा इससे टकराएगी तो यहाँ पे बारिश हो सकता है। सो बताया जा रहा है कि वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। तो इस प्रकार से दिया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की, अब हम लोग जो अभी पढ़े थे वो विश्व की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से थे, यानी कि पूरे दुनिया की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसे कंट्रोल करने वाले कारक, नियंत्रित करने वाले कारक फैक्टर को देखे थे। अब हम स्पेशली भारत को स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि भारत की जो जलवायु है उसे कौन अफेक्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कौन सा ऐसे फैक्टर या कारक है जो प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो वही सब होंगे 6 में से हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे अक्षांश के बारे में। तो भारत में हमको लगता है 6 का 6 नहीं होगा, एक दिया अक्षांश, एक है ऊंचाई, इसी प्रकार से दे रखा है हमारा वायु दाब और पवन। तो इस प्रकार से बस 3 इसमें डिटेल से बताया गया। तो 3 को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का टॉपिक था बहुत अच्छा, आप लोग को समझ में आया होगा। इसे 1-2 बार जरूर देखें, आप रिवीजन करें, आप पीछे करके देख सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जलवायु नियंत्रण है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसका MCQ हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे और रैपिड रिवीजन, क्विक रिवीजन करेंगे ताकि MCQ में बहुत हेल्प हो सके और नॉलेज जो है रिवीजन हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और चैनल को या बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो हम लोग जल्द ही डालेंगे। ये हमारा पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 आएगा। ये चैप्टर जलवायु यानी क्लाइमेट था, क्लास 9 ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 4। ये आपके एनसीईआरटी न्यू एडिशन का बुक है, बहुत ही अच्छा दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। अगर इससे पहले सारे वीडियो हमारे नहीं देखें तो अवश्य देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।